जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इससे पहले हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की है, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कर ली है, और आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तरलता अधिमान क्या है। अब ब्याज का सिद्धांत समझ आ रहा है, तो तरलता अधिमान क्या है। तरलता बोलते हैं कि जो लोग अपने पैसे को जब नकदी के रूप में रखना चाहते हैं, तो यानी कि वो तरल रूप में अपने पैसे को रखना चाहते हैं, वो लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यही तरलता अधिमान सिद्धांत है। और फिर इसकी इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड केंज ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किया था, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसे तरलता अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत है। ब्याज एक मॉनेटरी फिनोमिना है, क्योंकि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति द्वारा ब्याज का निर्धारण होता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होगा, केंज के अनुसार, जहाँ पर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये केंज की एक डेफिनेशन है जो उसने ब्याज के लिए दी है। तो केंज के अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, नकदी त्यागने का पुरस्कार है। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो इतना आप लोग अपनी इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर लोगे। अब ब्याज की दर का निर्धारण। तो केंज के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण वहां होगा जहां पर मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब इन दोनों को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आते हैं मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। तो केंज के अनुसार मुद्रा की मांग तरलता अधिमान के लिए की जाती है, यानी नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। पर किस लिए? इन तीन उद्देश्यों के लिए: क्रय विक्रय उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इन तीन उद्देश्यों के लिए लोग अपनी मुद्रा को तरल रूप में रखना पसंद करते हैं: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। इन तीनों को एक एक करके इनका मीनिंग और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लेते हैं क्रय विक्रय उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव। तो प्रत्येक व्यक्ति है चाहे फर्म है, उसे अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे चलाने के लिए मुद्रा की पैसे की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि लोगों तथा फर्मों के द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा उन्हें प्राप्त होने वाली आय में समय का अंतर होता है। आय एक महीने या 15 दिन बाद प्राप्त होती है, जबकि जो खर्चा है वो प्रतिदिन चलता रहता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति या फर्म आय का कुछ भाग क्रय विक्रय के लिए नगद रूप में रखना पसंद करेगा। और जो ये क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है, वो आय के स्तर पर निर्भर करती है। आय ज़्यादा होने पर क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ज़्यादा की जाएगी और कम होने पर कम की जाएगी, यानी कि क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग तथा आय में पॉजिटिव रिलेशन है। अब दूसरा किस लिए मांग की जाती है मुद्रा की? प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, सावधानी उद्देश्य के लिए। प्रत्येक व्यक्ति या फर्म को भविष्य में कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं। एक व्यक्ति को बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना, इस तरह की किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो हर व्यक्ति इन कठिनाइयों से बचने के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, अपने पास मुद्रा का कुछ भाग नगद के रूप में रखना चाहता है। इसी तरह से एक फर्म भी अपनी अचानक उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए या लाभकारी सौदा करने के लिए अपने पास कुछ पैसा नगद रूप में रखती है। तो वही सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है। यह भी आय का ही पॉजिटिव फलन है, यानी आय ज़्यादा होने पे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी डिमांड ज़्यादा की जाएगी और आय कम होने पर यह कम की जाती है। यानी इन दोनों का जो हमने अभी दो उद्देश्य किए हैं, क्रय विक्रय उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, इन दोनों का संबंध आय से है और कैसा है? पॉजिटिव। इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं है। इसे इस डायग्राम में भी दिखा दिया गया है कि जैसे ये है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मनी डिमांड और यह प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी डिमांड, यानी कि क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, इन दोनों को जोड़कर केंज ने इनको M1 का नाम दे दिया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? आय पर, और आय का भी ये पॉजिटिव फलन है और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे आप इनका एक डायग्राम बना दोगे। यहाँ पे हमारी ये दोनों के लिए डिमांड है, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी और हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए भी, क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग है।
तो यहाँ पे जो कर्व है इनका मांग वक्र ऐसे वर्टिकल बनाया गया है, जो दिखा रहा है कि जो इन दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग OA पर स्थिर है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 2% है, 4 है, 6 है, 8 है, ये इतनी मात्रा पर ही स्थिर है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम या ज़्यादा होने पे कम या ज़्यादा नहीं होते, बल्कि आय के कम या ज़्यादा होने पे कम ज़्यादा होते हैं। तो आप ये डायग्राम इसमें इंक्लूड करोगे। अब तीसरा उद्देश्य कौन सा था? सट्टा उद्देश्य, स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ब्याज की दर में फ्यूचर में परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो लोगों को यह आशा होती है कि जब फ्यूचर में ब्याज की दर बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, तब वो अपनी नकद मुद्रा को वर्तमान समय में उधार नहीं देंगे, बल्कि जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तब देंगे। तो उसके लिए वो आज के टाइम में अपने पास नकदी के रूप में पैसा रखना पसंद करेंगे, ताकि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो वो उधार देकर प्रॉफिट कमा सकेंगे। जो ये सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है, वो ब्याज की दर का फलन है, ब्याज की दर पे निर्भर करता है। ब्याज की दर का कैसा? नेगेटिव फलन है। तो स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी इज द नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जब ब्याज की दर ज़्यादा है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम है, और जैसे जैसे ब्याज की दर कम होती जा रही है, जब ब्याज की दर ज़्यादा है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कितनी है? ये यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाया गया है कि जब ज़्यादा है तो लोग क्या है, अपने पास नकदी के रूप में पैसा कम रखेंगे, सारा का सारा कैसा करेंगे, उसे उधार देना पसंद करेंगे। पर जैसे जैसे ब्याज की दर कम होती जाती है, उन्हें लगता है कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अपने पास रखना शुरू कर देते हैं और कम पैसा उधार देते हैं। जैसे 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 ही 2% पे बिल्कुल ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई है, तो व्यक्ति या फर्म क्या करेंगे, इस स्थिति में ये बिल्कुल लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मानी गई है, तो इस स्थिति में वो अपने सारे के सारे पैसे को क्या करेंगे, अपने पास नकदी के रूप में रख लेंगे और उधार नहीं देंगे। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इस स्थिति को कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता बंद। यानी कि जो LD पोर्शन है, जहाँ पे दिखाया गया है कि अब अगर यहाँ तक ब्याज की दर पहुँच गई है तो लोग अपने सारे ही पैसे को नकदी के रूप में रख लेंगे। तो ये हुआ तरलता बंद या लिक्विडिटी ट्रैप, जिसका आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध को दिखाया गया है। ब्याज की दर ज़्यादा है तो लोग सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी कम रखेंगे, और ब्याज की दर कम है तो ज़्यादा रखेंगे। अब आते हैं मुद्रा की मांग, कुल मांग। तो अभी तो हमने तीनों उद्देश्यों की अलग अलग मांग पढ़ी है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। अब मुद्रा की कुल मांग क्या है? इन तीनों का जोड़ है। क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल मुद्रा की मांग आ जाती है, जो किसका फलन है? आय का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये पहले 2 आय का फलन है और ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है। तो इस तरह से इन डायग्राम्स को मिला के हमारा जो ये वाला डायग्राम है, C डायग्राम है, ये मुद्रा की कुल मांग को दिखा रहा है। पहले वाले में हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मुद्रा की मांग को दिखा रहा है, जो OA मात्रा पर स्थिर है, और ये है स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए डिमांड। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास ये कर्व आ जाता है, जो कर्व कहाँ से शुरू होगा? जहाँ पर ये इन दोनों की मांग थी, क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जितनी थी, उतना पीछे करके हमारी ये वाला मांग वक्र शुरू होगा और शेप रहेगी ये वाली इसकी। तो इस तरह से C डायग्राम में जो ये हमारा वक्र है वो क्या है? मुद्रा का कुल मांग वक्र। अब मुद्रा की पूर्ति करते हैं। केंज के अनुसार मुद्रा की पूर्ति देश में मनी इन सर्कुलेशन तथा बैंक जमा पर निर्भर करती है। यानी जितनी लोगों के पास सर्कुलेशन में पैसा है और जितना बैंकों के पास जमा है, वो सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मुद्रा की पूर्ति का। तो देश में जो मनी इन सर्कुलेशन है, यानी कि नोट और सिक्कों की मात्रा, तथा देश के सेंट्रल बैंक द्वारा ये निर्धारित की जाती है, वही डिसाइड करता है कि कितनी मनी इन सर्कुलेशन होनी चाहिए। तरलता अधिमान या मुद्रा की मांग के स्थिर रहने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर कम होती है, तथा मुद्रा की पूर्ति कम होने से ब्याज की दर बढ़ जाती है। यानी मुद्रा की पूर्ति का और ब्याज की दर का कैसा है? उल्टा संबंध है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई
तो ब्याज की दर कम हो गई, क्योंकि किसी भी ब्याज की दर क्या है, मुद्रा की कीमत है। तो जब भी किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ती है, किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ब्याज की दर कम हो जाएगी, और मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो ब्याज की दर बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने डिमांड फॉर मनी भी कर लिया और सप्लाई ऑफ मनी भी कर लिया। अब आते हैं संतुलित ब्याज की दर के निर्धारण पर, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि कहाँ पे ब्याज की दर निर्धारित होगी इस सिद्धांत के अनुसार, जहाँ पर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अभी हमने इसमें किया था कि मुद्रा की पूर्ति क्या है, वो स्थिर रहेगी। तो ये मुद्रा का पूर्ति वक्र है जो स्थिर दिखाया गया है, और ये है हमारा डिमांड फॉर मनी कर्व, जो हमने तीनों प्रकार की मुद्रा की मांग को जोड़ के बनाया था अभी। तो इस तरह से जहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, जो इस डायग्राम में ई बिंदु पे दिखाया गया है, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, निर्धारित होगी। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट के निर्धारण को भी यहाँ दिखाया गया है। अब आते हैं इस सिद्धांत की आलोचना। यह सिद्धांत भी आलोचनाओं से छूटा नहीं है। इस सिद्धांत की भी बहुत से अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं की हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी 10 आलोचनाएं की गई हैं, इनमें से आप कोई भी 7-8 आराम से कर सकते हो बस। तो पहला है अनिर्धारणीय, इनडिटर्मिनेट। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर तरलता अधिमान तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा तय होती है, यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति द्वारा तय होती है, परंतु कुल तरलता अधिमान ब्याज की दर के साथ साथ आय पर भी निर्भर करती है। दूसरा है मौद्रिक तत्वों पर अत्यधिक बल। केंज ने ब्याज की दर पर पड़ने वाले वास्तविक तत्वों के निर्धारण के प्रभाव की उपेक्षा की है, उनको इग्नोर किया है। उन्होंने केवल मौद्रिक तत्वों पर ही अधिक बल दिया है। वास्तविक तत्वों जैसे उत्पादकता, बचत, समय अधिमान आदि को केंज ने छोड़ दिया है। तीसरा है प्रतीक्षा और बचत की उपेक्षा। केंज का यह विचार भी सही नहीं है कि ब्याज की दर प्रतीक्षा या बचत का पुरस्कार नहीं है। अल्पकाल की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट पीरियड। तरलता अधिमान सिद्धांत केवल अल्पकाल में पाई जाने वाले ब्याज की दर की व्याख्या करता है, पर दीर्घकाल में लॉन्ग रन में ब्याज की दर क्या होगी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं की गई है। असंगत, इनकंसिस्टेंट। तरलता अधिमान सिद्धांत असंगत है, अर्थात वास्तविक जीवन के अनुभवों से यह सिद्धांत ठीक सिद्ध नहीं होता है। केंज कहता है कि जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो ब्याज की दर बढ़ जाती है, और जब पूर्ति अधिक होती है तो ब्याज की दर कम हो जाती है। पर मंदी की दशा में ऐसा देखने में आया है कि जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो ब्याज की दर भी अधिक न होकर कम ही होती है, और तेजी के समय में मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर भी ब्याज की दर अधिक रहती है। छठा है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि स्वयं खंडित। जैसे कुछ अर्थशास्त्री हैं हेजलिट इत्यादि, उन्होंने कहा है कि केंज का जो ब्याज का सिद्धांत है वो अपनी बात को स्वयं ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, खंडित करता है। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त धनराशि को बैंक जमाओ या अल्पकालीन ट्रेजरी बिलों में लगाता है तो उसको उन पर ब्याज मिलता है, अर्थात उसको ब्याज और नकदी दोनों ही मिलते हैं। इस तरह से केंज का यह तर्क गलत है कि ब्याज तरलता के त्यागने का ही पुरस्कार है बस। आगे है ब्याज की दर की विभिन्नता की व्याख्या का अभाव, इनएडुकेट टू एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तरलता अधिमान के आधार पर एक ही समय पर पाई जाने वाली ब्याज की विभिन्न दरों की व्याख्या नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक निश्चित समय पर तरलता अधिमान समरूप एक जैसा रहता है, और यह सिद्धांत ब्याज पर समय तत्व के प्रभाव के महत्व को भी ध्यान में नहीं रखता है। आठवां है तरलता केवल 3 उद्देश्यों के लिए ही नहीं होती। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है क्वेश्चन में कि केंज के अकॉर्डिंग जो मुद्रा की मांग है वो 3 उद्देश्यों के लिए ही की गई थी, सावधानी उद्देश्य और क्रय विक्रय उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। परंतु यह बात सही नहीं है। तरलता इन 3 उद्देश्यों के अलावा भी और उद्देश्यों के लिए की जाती है, जैसे कि मुद्रा विस्फीति उद्देश्य, सुविधा उद्देश्य, व्यापारिक विस्तार उद्देश्य इत्यादि। अवास्तविक, अनरियल। केंज का सिद्धांत इस अवास्तविक धारणा पर आधारित है कि लोग अपने धन को या तो नकद के रूप में रखेंगे या फिर वो बॉन्ड इत्यादि रूप में रख सकते हैं। तरलता बंद की आलोचना, लिक्विडिटी ट्रैप की क्रिटिसिज्म। टोबिन हिक्स फ्रीडमैन ने तरलता बंद यानी लिक्विडिटी ट्रैप की धारणा की आलोचना की है। उनके अनुसार
वास्तविक जीवन में दीर्घकाल में ब्याज की दर कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि लोग अपने सारे पैसे को नकदी के रूप में अपने पास रख लेंगे। तो वास्तविक जीवन में ऐसी अवस्था की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, जो आपको सही लगते हैं उनमें से आप 7-8 पॉइंट्स कर लोगे। अब आ जाते हैं सीधा निष्कर्ष पे, कंक्लूजन। तो संक्षेप में केंज के तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार संतुलित ब्याज की दर वहां तय होती है जहां पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। यह ब्याज की दर निर्धारण का एक मौद्रिक सिद्धांत है, लेकिन यह सिद्धांत भी दोष रहित नहीं है। इस सिद्धांत ने वास्तविक तत्वों की अवहेलना की है। यह सिद्धांत एक प्रकार से ऋण योग्य कोष सिद्धांत का, लोनेबल फंड्स थ्योरी का ही एक सुधरा हुआ रूप है। निष्कर्ष, आप अपनी मर्जी से कोई भी 2-4 लाइनें क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हो। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। पूरा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। इसी में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपके निकल आते हैं। क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या करें, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मांग की व्याख्या करें। तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो ये है ही, इसके साथ साथ इसमें से आपको छोटे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो इसी के साथ ही थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।